नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या होता है उसे हम बताएंगे। और सौर मंडल को हम बोलते हैं सौर परिवार, बराबर, सौर परिवार। और आपको मालूम होगा कि हमारे आकाश में, यानी आकाश में क्या क्या दिखता है। तो आकाश में आप बोलेंगे सूरज दिखता है, चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं, बादल दिखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं सूर्य के बारे में, तो सूर्य के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको ही हम बोलेंगे सौर परिवार या सौर मंडल। और सूरज खुद भी जितने तारे होते हैं उनमें से सूर्य भी एक तारा है, बराबर। तो हम लोग जो होते हैं किस तारे के समीप रहते हैं, बराबर, तो है सूरज। हम जो है सूरज के सबसे अधिक समीप रहते हैं, इसीलिए सूरज जो होता है हमको बहुत बड़ा दिखता है। और बाकी सारे जो तारे हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए बहुत छोटे दिखते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो तारे हमको रात में दिखते हैं और वो दिन में गायब कहाँ हो जाते हैं और क्यों गायब होते हैं, बराबर। तो कोई भी तारा रात में गायब नहीं होता है, और न तो अचानक रात में ऐसा आ जाता है, बल्कि ऐसा आप सोचिए कि जब आपके घर में बिजली नहीं हो तो आप देखेंगे कि घर में आपका ये कोई दिया वगैरह हो, तो दिया वगैरह या मोमबत्ती जलाया गया हो तो शायद उसकी रोशनी आपको चारों ओर दिखेगी। जब बिल्कुल अंधेरा हो तो उसमें आपके दीपक की रोशनी या मोमबत्ती की रोशनी या लालटेन की रोशनी, ऐसे छोटे जो भी रोशनी होंगे रात में वो बिल्कुल दिखेगी, उसका प्रकाश आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही बिजली आ जाए और वहाँ बल्ब जलना शुरू हो जाए तो वहाँ पर बल्ब में एक दीपक का जो होता है प्रकाश गायब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दीपक प्रकाश नहीं दे रहा है, दीपक प्रकाश पहले भी दे रहा था, अभी भी दे रहा था, लेकिन जो बल्ब का प्रकाश होता है वह दीपक के प्रकाश से काफ़ी तेज होता है, इसलिए दीपक जलता हुआ तो दिखता है लेकिन उसका प्रकाश पता नहीं चलता। ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि जब रात का समय होता है और सूरज नहीं होता है, सूरज नहीं होता जैसे बिजली नहीं होती, तो सारे जो तारे होते हैं उनका चमकना हमको दिखता है। लेकिन दिन के समय जैसे सूरज आ जाता है वैसे क्या होता है, उन तारों का प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखता, वो तारे दीपक की तरह हो जाते हैं, क्योंकि सूरज हमसे जो बहुत नज़दीक है और इस नज़दीक होने की वजह से सूर्य का प्रकाश हमारी धरती तक बहुत ज़्यादा आता है। इसके लिए सूर्य का प्रकाश वह दिखता है और सूर्य के प्रकाश के सामने और दूसरे और जो दूर बहुत दूर तारे हैं उनका प्रकाश हमको दिखता नहीं। हमको ऐसा लगता है कि तारे गायब हो गए हैं या तारे चले गए हैं, लेकिन कोई भी तारा कहीं भी जाता नहीं। ओके, अब बात आती है कि सूरज, जो हमने बोला कि सूर्य जो है वो आता है, तो आपको क्या लगता है सच में सूर्य आता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सूर्य आता नहीं है और सूर्य कहीं जाता भी नहीं है। सूर्य ना तो आता है और ना ही सूर्य कहीं जाता है। सूर्य बिल्कुल अपनी जगह पे क्या है, स्थिर है, रुका हुआ है। बल्कि आता और जाता या आती और जाती है तो हमारी पृथ्वी आती जाती है। आपको पता होगा कि ये पृथ्वी जो होती है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसके लिए हमको ऐसा लगता है कि सूर्य आ रहा है। ठीक उसी ढंग से आप अंदाज़ा लगाइए, जब आप लोग क्या करते हैं ट्रेन में या बस में, आप किधर भी जा रहे हो, शहर से गांव जा रहे हो, गांव से शहर आ रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि बाहर खिड़की से देखिए तो ऐसा लगता है कि जो बाहर आपको पेड़ दिखते हैं या बिजली के खंभे दिखते हैं या कोई और चीज़ें दिखती हैं, ऐसा लगता है कि वो आपको भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो बिजली का खंभा भागता है, न पेड़ भागता है, और भाग रहे होते हैं तो आप भागते हैं। मान लीजिए हम यहाँ है, ये कोई पेड़ है और आप किसी कार में बैठ कर के आप इधर को जा रहे हैं, बराबर। इधर को जब जा रहे
के मार्ग से आप जब इधर जाएंगे तो क्या हो, आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ इधर है, बराबर, और हकीकत में पेड़ वही है। लेकिन जब आप अपनी कार से इधर आ जाएंगे, इधर अपनी कार से आ जाएंगे तो आप पेड़ जो है इधर आ जाएगा, और जब कार से आप अपने कार से और इधर आ जाएंगे तो पेड़ पीछे हो जाएगा। आपको क्या लगता है पेड़ भाग रहा है? बल्कि पेड़ नहीं भाग रहा है, आप अपना स्थान खुद बदल रहे हैं। आप जो है सड़क मार्ग से जा रहे हैं या रेल मार्ग से जा रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि जहाँ आप रहे होते हैं लगता है कि पेड़ जो है वह एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। तो ठीक ऐसा ही धरती और सूर्य के साथ भी होता है। तो सूरज अपनी जगह रुका हुआ है और हम पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी जो होता है एक तरफ से दूसरी तरफ चलने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि जैसे क्या होता है, पृथ्वी जो होती है वह एक जगह रुकी हुई है और जो है सूरज हमारा आ रहा है या जा रहा है। तो पृथ्वी इस ढंग से ऐसा उसको घूमती है और ऐसा ये चलती है, इसी रास्ते से वो जाएगी और यहाँ पे आएगी। तो पृथ्वी जो होती है अलग अलग तरीके से ऐसा हम करते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी इधर से जाएगी और इधर से आएगी, एक पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। इसीलिए पृथ्वी को जो है वो दिखता है कि सूरज निकल रहा है, और ये कैसे हो रहा है हम आपको इसे बता रहे हैं। ओके, दूसरा ये है कि पृथ्वी पे और क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये आपको थोड़ा थोड़ा ही जानना है। और क्या ऐसा है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर सिर्फ हम ही घूमते हैं या कोई और भी घूमता है, बराबर। तो मान लीजिए पृथ्वी के सामने इधर सूर्य है, सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है, जिधर भी रहेगा और चारों ओर निकलेगा, बराबर, ऐसा होता है। तो सूरज के सबसे नज़दीक जो होता है ये सूर्य है, बराबर, ये सूर्य है। तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक होता है वो होता है बुध, ये भी है, ये बुध है। इससे बाद आता है नंबर शुक्र का, ये बहुत ही चमकीला ग्रह है। इसके बाद उससे तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया जिस पर हम आप रहते हैं, ये पृथ्वी। उसके बाद आता है मंगल ग्रह, जिसे हम अंग्रेजी में मार्स भी बोलते हैं, और उसके बाद काफ़ी बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं गुरु। और फिर लगभग उसी बड़ा शनि, और उसके बाद होता है अरुण, बराबर, अरुण, इसे नेपच्यून भी बोलते हैं, और उससे भी जो दूर होता है उसे बोलते हैं यूरेनस, या उसे हिंदी में वरुण भी बोलते हैं, बराबर, ये होते हैं। तो शुरू के जो ये चार, इन सबको हम सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, ग्रह, बराबर। सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाए उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रह। तो सूर्य के पास एक कुल 8 ग्रह हैं, उसमें से 4 ग्रह बिल्कुल छोटे हैं और ये 4 ग्रह जो होते बहुत बड़े होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें ग्रह नहीं बोलते हैं, उन्हें हम धूमकेतु बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। फिलहाल अभी आपको सिर्फ इतना ही जानिए कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो हमारा ग्रह नंबर 3 पर है। बुध नंबर 1, शुक्र नंबर 2, पृथ्वी नंबर 3, मंगल नंबर 4, गुरु का नंबर 5, शनि 6, अरुण 7 और वरुण 8। ये हमारे 8 ग्रह हैं और उसमें से हम जो है पृथ्वी पर रहते हैं, बराबर। ये हमारे 3 ग्रह हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि सूर्य जो है एक तारा है, और सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं उनको हम ग्रह बोलते हैं। और इन ग्रहों में से इन किसी भी पृथ्वी को छोड़ करके और किसी भी ग्रह पर कोई भी रहता नहीं है, वहाँ किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं है। इसमें से जो शुक्र है, वे शुक्र जो है पृथ्वी से ऐसा ऐसा चक्कर लगाती है, इस दिशा में लगाता है, और अरुण जो होता है इस दिशा में चक्कर लगाता है, सूरज के ऐसे ऐसे घूमते हैं, और जबकि बाकी सभी लोग ऐसा 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 घूमते हैं, इस ढंग से चक्कर लगाते हैं। यानी शुक्र और अरुण, जिसे नेपच्यून बोलते हैं, वो घड़ी के हिसाब से लगाते हैं, और बाकी सभी लोग एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। ओके, ये 8 ग्रह हो गए। अभी इसके बाद हम उपग्रह किसे कहते हैं, बराबर। तो हमने आपको जो बताया कि ध्यान में रखिए, सूर्य जो है एक तारा है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले
पिंडों को हम ग्रह बोलते हैं, और जो ग्रह को भी चक्कर लगा है, एक ग्रह बताया ग्रह, और उसके बाद उपग्रह। उपग्रह तो जैसे हमारा नंबर है पृथ्वी, बराबर है, पृथ्वी है, और पृथ्वी को कोई चक्कर लगाता है क्या, तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, बराबर, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है चंद्रमा। एक पृथ्वी जहाँ जहाँ जाएगी चंद्रमा क्या करेगा, उसके पीछे पीछे जाएगा, उसके चारों ओर चक्कर वह लगाता रहता है। और इसलिए चंद्रमा को हम पृथ्वी का क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। और पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही उपग्रह है, इसके पहले बुध था, शुक्र उनके पास नहीं है, बाकी गुरु के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, हमको सिर्फ अपने से काम है अभी फ़िलहाल। तो ध्यान में रखिए कि सूर्य जो है तारा है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम ग्रह बोलते हैं। उस ग्रह में हमारा पृथ्वी का नंबर जो है तीसरा है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले यानी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम बोलते हैं उपग्रह, और पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा जो है हमारा उपग्रह। ओके, याद रखो बात। अब देखिए इसमें जो है पृथ्वी, अब और क्या होता है, ग्रह उपग्रह पृथ्वी के बारे में अब हम आपको और बताते हैं इसके बारे में। अभी यहाँ पे जहाँ मान लीजिए सूर्य है, एक सूर्य बीच में है, तो सूर्य जिस रूप में रहता है वो फिक्स है, पृथ्वी यहाँ पे है, और पृथ्वी जिस रूप में घूमती है सूर्य के चारों ओर, वो फिक्स एकदम रास्ता उसका बिल्कुल फिक्स है, लेकिन वो क्या बिल्कुल गोल सर्कल में नहीं घूमता, बल्कि उसको इस तरीके से घूमता है, बराबर, इस तरीके से वो घूमता है। इस तरीके से घूमने पर आप देखेंगे कि रास्ता जो होता है इसको हम बोलते हैं पृथ्वी की कक्षा। क्या बोलेंगे, ये पृथ्वी की कक्षा है। जिस रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के लगातार चारों ओर चक्कर लगाती रहती है उसको हम बोलते हैं कक्षा, पृथ्वी की कक्षा बोलते हैं। और ये कक्षा जो होती है वो पूरा वृत्त नहीं होता, एकदम सीधा सीधा गोल नहीं होता, ऐसा ये गोल नहीं होता, बल्कि ये जो होता है अंडे के आकार, आप देख रहे हैं इस तरीके से अंडे के आकार का है। इस अंडे के आकार में होने के नाते पृथ्वी क्या होता है, एक बार बहुत दूर है, यहाँ पे बहुत दूर होता है, और यहाँ देखिए काफ़ी नज़दीक होता है, बराबर। तो ऐसा जब चलता है पृथ्वी जो होती है वो क्या करती है, पश्चिम से पूरब की ओर यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई ऐसा ऐसा घूमती है, लेकिन पृथ्वी जो होती है सूर्य के चक्कर ऐसा ऐसा लगाती है, बराबर। इसलिए क्या होता है, पृथ्वी जो होती है सूरज के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, और इस पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। इसी वजह से पृथ्वी पर हम जब जाते हैं तो हमको सूर्य जो होता है पूरब की ओर निकलता हुआ दिखता है और पश्चिम की ओर डूबता हुआ दिखता है। तो एक्चुअल सूरज न तो निकलता है और न ही सूरज डूबता है, बल्कि पृथ्वी खुद अपना घूमते घूमते क्या करती है, वो उसके सामने घूमते घूमते आती है। तो पृथ्वी का जो भाग उसको दिखता है, जहाँ से सूरज दिखना शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं सूर्योदय का भाग, बराबर। जहाँ से दिखेगा उसको हम बोलेंगे सूर्योदय। और पृथ्वी के घूमते घूमते ऐसी स्थिति में आ जाना जहाँ पर वह क्या हो जाए कि सूरज दिखना बंद हो जाए, उसको हम बोलेंगे सूर्यास्त। और तब जो होता है क्या होता है, पृथ्वी तब तक वह उसके ठीक पूरब में जा चुका होता है, पश्चिम में उसका बदल चुका होता है। तो इसका इस तरीके से ऐसा होता है जब वो घूम रहा है, तो अभी मैंने जैसे कार का उदाहरण बताया था, उसी में जब वो आगे निकलता हुआ दिखता है तो हमको उसको सूर्योदय लगता है, और जब वह डूबता हुआ दिखता है तो हमको पश्चिम की ओर डूबता हुआ दिखता है। और सूरज जो होता है उगते समय भी लाल दिखता है और डूबते समय भी वो लाल ही दिखता है और बड़ा भी दिखता है, और दोपहर के समय वह बिल्कुल छोटा दिखता है। दूसरी बात, पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर है बड़ी तेज़ी के साथ घूमते 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 जो बढ़ती है, ऐसा वो अपने चक्कर में घूमती रहती है। और घूमने के चक्कर में क्या होता है, ऐसा ये आता है, इस ढंग से यहाँ तक आ जाएगा, वो गोल गोल घूमती रहती है, फिर अपने वृत्ताकार अपने अक्ष पर घूमती है। तो अपने अक्ष पर घूमती जब इधर पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पृथ्वी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है, यहाँ से लेकर के आगे बढ़ती है। जब पृथ्वी सूर्य से दूर जाने लगती तो उसके
गति जो होती है वो थोड़ा धीमी बढ़ जाती है, वो धीमी बढ़ जाती है और टूट जाती है तो एकदम धीमी पड़ती है। और फिर जैसे जैसे वो फिर पृथ्वी की ओर आती है उसकी फिर जो होती गति क्या होती है, तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू होती है। जैसे आगे बहुत तेज़ी के साथ वो क्या होती है, जाती है धीमे धीमे, बराबर, ये होता है। इसके अलावा पृथ्वी की जो गति होती है उस ढंग से बदलती है। तो पृथ्वी की दिन भर में कुल 2 गति होती है। पृथ्वी की 2 गति होती है, एक दैनिक गति होती है और दूसरा होता है वार्षिक गति होती है। अब ये दैनिक गति क्या होती है और ये वार्षिक गति क्या होती है, बराबर। ये देखिए, पृथ्वी की जो दैनिक गति होती है, दैनिक गति से मतलब होता है कि पृथ्वी है गोल, तो पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमने का वजह होता है कि कोई चीज़ यहाँ पे है, बराबर। तो जब वो यहाँ पे है तो क्या करेगा, वो घूम करके जब आएगा, जब इस हालात में आएगा तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, मैंने पहले बोला वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे यहाँ होगा। तो यहाँ सूरज की रोशनी जो पड़ने वाली है, सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ेगी तो कैसे पड़ेगी, वहाँ क्या पड़ेगा भी नहीं पड़ेगा। देखिए, सूरज की रोशनी जो है इस पर ऐसा पड़ेगी, ऐसा पड़ेगी, क्या कर रहा है, ऐसा ये निकल रहा है यहाँ, तो ये पृथ्वी के आधे भाग पर, ये आधे भाग पर क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी पड़ेगी, क्योंकि वो बॉल की तरह गोल है, जिस आधे भाग पर पड़ेगी। जहाँ तक सूरज की रोशनी पड़ रही है इस भाग को हम बोलेंगे दिन, बराबर। इस वाले भाग को बोलेंगे दिन और पीछे वाले भाग को हम बोलेंगे रात, बराबर। ये रात बोलेंगे, बराबर। फिर आगे मान लीजिए घूमते घूमते अपने अक्ष पर ही बढ़ रही है, तो जब कुछ देर के बाद एक दिन में पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में जो होता है उसका दिन रात बदलता है। तो फिर क्या करेगा, थोड़ी देर बाद यदि ये स्थिति आ जाए पृथ्वी के घूमते घूमते यहाँ आ जाए, जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा तो उसको क्या करेगा, सूरज की रोशनी उसको यहाँ से दिखना शुरू करेगी, बराबर। यहाँ दिखना शुरू करे, इसको लगेगा कि क्या हो गया है, जो है सूर्योदय हो गया है, बराबर। ये दिन वाला भाग अभी इस तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि ये जो इस तरह से बना हुआ है यहाँ आ गया तो इस तरह से हो गया। अब दिन का जो भाग पड़ रहा है यहाँ पड़ रहा है, बराबर, यहाँ पड़ रहा है, इसके सामने आ गया। अब फिर इसी ढंग से आगे चलेगा तो यहाँ तो सूर्योदय हो रहा है, लेकिन ये दोपहर को जाते जाते क्या होगा, ये स्थिति फिर बदलेगी। अभी जो यहाँ पे है वो कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा। ये रोशनी तो ऐसे ही पड़ती रहेगी हमेशा। ये वाली भाग जो व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो गया, उसको दोपहर हो गया। तो जब यहाँ था तो रात थी, यहाँ था सुबह थी, यहाँ था दोपहर था, और फिर शाम के समय जब शाम होने लगेगा तो उसे घूमते घूमते फिर क्या हो जाएगा, और जो यहाँ व्यक्ति था अब शाम के समय यहाँ आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, उसको शाम हो जाएगी, बराबर। इस ढंग से एक ही समय पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्थितियाँ होती, पूरे धरती पर रहते हैं। इस ढंग से धरती ऐसा ऐसा घूम रही है, इस ढंग से घूम रही है, इस ढंग से घूम रही है। तो जो व्यक्ति यहाँ है उसको सुबह हो रही है, उसके लिए सुबह है धरती पर। जो यहाँ पे है उसके लिए क्या आ रहा है, दोपहर है, दोपहर है। और जो व्यक्ति यहाँ पर होगा उसके लिए आधी रात है। इस ढंग से स्थिति बदलती रहती है। तो क्या होगा, इसी ढंग से ये रोज ऐसा लगातार चल रहा है। इसी ढंग से पृथ्वी के रोज इस तरह से घूमने को हम क्या बोलते हैं, दैनिक गति बोलते हैं। जो हमने बोला कि दैनिक गति क्या होती है, तो ये दैनिक गति है, ये दैनिक गति, बराबर। इस तरह से वो दैनिक गति बदलती रहती है और स्थितियाँ बदलती है। अब इसी तरह से जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति कोई भी यहाँ पे है तो उसके लिए सुबह हो रहा है। अभी वो बोलेगा कि धरती घूम रही है, सूरज तो फिक्स है। ये व्यक्ति के लिए अभी जो सुबह का 6 बज रहा है तो उसको बोलेगा कि हमारे ये सुबह हो रहा है। बाद में 12 बजे ये वाला व्यक्ति यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा। जब ये यहाँ आएगा तो उसके लिए दोपहर हो जाएगा। फिर शाम के समय ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, सब अपना स्थान बदल देंगे। उसी व्यक्ति के लिए शाम हो जाएगा। इस तरीके से बदलता रहता है, बराबर। ये हुआ दैनिक गति, और जिसके कारण इस दैनिक गति के पृथ्वी के रोज रोज जो है घूमने के चक्कर अपने अक्ष पर जो है घूमने में 24 घंटे लगाती है, और उस अपने अक्ष के चलते दैनिक गति होती है। और पृथ्वी जो होता है एक ही जगह रुकी नहीं, अपनी दैनिक गति अपने अक्ष पर घूमते घूमते और पृथ्वी क्या कर रही है, वो सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। इस तरीके से आकार में इस चक्कर में लगाने के चलते क्या हो रहा है, इसी को 1 साल लग जाता है, 365 दिन और 6 घंटे। यह पृथ्वी यहाँ से चली हुई है, यहाँ से
सबसे सूर्य से सबसे दूर वाले स्थान से, समझे ना, जो 4 जुलाई को होता है, और वह अपने दूर के स्थान से जब वो चलेगी तो फिर अपने उस दूर के स्थान के 4 जुलाई को पहुंचने में जो होता है उसको पूरा जो होता है 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, बराबर। 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, और एक वर्ष होता है। और एक वर्ष में क्या होता है, इसी कारण हमारी एक जगह से दूसरे जगह यानी पहुंचने को हम क्या बोलते हैं, वार्षिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्षिक गति बोलते हैं। और इस वार्षिक गति का परिणाम नंबर क्या पड़ता है, इस वार्षिक गति के कारण जो होता है ऋतुएं बदलती हैं, समझना। ऋतु बदलती है। ऋतु जब सूरज से पृथ्वी बहुत दूर होती है तो उस समय क्या होता है, शीत ऋतु होती है, बराबर। शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु बीतने के बाद जो होता है ग्रीष्म ऋतु आती है, और ग्रीष्म ऋतु बीत जाने के बाद फिर क्या होती है, वो वर्षा ऋतु आती है। ये हमारे देश में 3 प्रमुख ऋतुएं हैं, और वो ऋतु की वजह है सूर्य के सामने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, और जिसे हम परिक्रमण बोलते हैं, परिक्रमा बोलते हैं, जिसके कारण वो हमारा जो ऋतुएं बदलती हैं। सबसे दूर है तो ठंडी पड़ती है, जैसे जैसे आएगा पृथ्वी के पास ये क्या होगा, यहाँ से आप लगभग समझ सकते हैं। ये वर्षा का ऋतु है, शीत ऋतु है। जैसे सूरज के नज़दीक पहुँचेगा, यानी फरवरी मार्च में नज़दीक पहुँचना शुरू होता है, तो ये जो होता है क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है और खूब गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने के बाद बारिश शुरू होती है, और बारिश शुरू होने के बाद यानी इधर लगभग गर्मी पड़ती है, और यहाँ के बाद फिर क्या होता है, वर्षा ऋतु यहाँ से चलता रहता है। इस ढंग से होता है, यानी पृथ्वी की दैनिक गति के चलते दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी की वार्षिक गति के चलते क्या होता है, हमारी ऋतुएं बदलती हैं। और वर्ष में हमारी ये 3 ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, बराबर। ये होता है हमारा पृथ्वी की वार्षिक गति, दैनिक गति, पृथ्वी की कक्षा और एक ग्रह और परिभ्रमण। अब हम सीखेंगे कि उपग्रह, पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं उनका क्या परिणाम होता है, ये हमें ध्यान में रखना होगा, बराबर। अभी एक बार फिर देख लीजिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये क्या है कि सूरज है, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश चारों ओर है, और इधर अपना पृथ्वी है। पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर आपको बोला कि चंद्रमा घूमता है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा छोटा है, बराबर। ये चंद्रमा है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो घूमते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उपग्रह। और हमारे पास सिर्फ एक ही उपग्रह है, वो चंद्रमा। तो चंद्रमा का खुद का भी जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने का वक्त है, और उसकी जो कक्षा है वो भी थोड़ा अलग है, वो भी बिल्कुल अंडाकार है। और यदि यहाँ हम पृथ्वी मान लें, एक प्री यानी पृथ्वी, तो चंद्रमा थोड़ा क्या है, तो छोटा है, छ यानी चंद्रमा आप बोल सकते हैं, बराबर। तो इसकी कक्षा भी क्या हो रहा है, इस ढंग से इसकी कक्षा भी है। तो जब ये घूमती है तो एक बार ये भी क्या होती है, पृथ्वी से बहुत दूर जाती है, और एक बार चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आता है। तो दूर और नज़दीक इस तरीके से इसकी जो है स्थिति बदलती रहती है, और इस दूर और नज़दीक जाने का असर जो होता है हमारा समुद्र पर ज्वार और भाटा के रूप में पड़ता है, वो हमें आप नहीं बता रहे। फिर हमें आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि चंद्रमा भी पृथ्वी की इस तरीके कक्षा में घूमता रहता है, यानी चंद्रमा के चारों ओर जो होता है पृथ्वी चक्कर लगाता रहता है, और पृथ्वी के चारों ओर जो होता है वह चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को ग्रह बोलते हैं, और हमारा तीसरा पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह बोलते हैं, और हमारा है चंद्रमा। अब इस चंद्रमा के कारण हमारा पूर्णिमा क्या होता है और अमावस्या क्या होता है, ये हमको देखना है, बराबर। तो हमें पूर्णिमा और अमावस्या जानना है। ये पृथ्वी, पृथ्वी है,
पृथ्वी के चारों ओर जब एक चंद्रमा आ जाता है इस तरीके से घूमते घूमते, तो इस चंद्रमा का अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। पृथ्वी पर खुद भी अपना प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी को प्रकाश हमको सिर्फ मिलता है सूर्य से। उसी ढंग से चंद्रमा को भी प्रकाश सूर्य से मिलता है। चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। रात में जो चंद्रमा का प्रकाश हम तक आता है तो कैसे आता है ये ध्यान रखना है। आप लोग कभी क्या कीजिए, एक दर्पण लीजिए, मिरर लीजिए और एक सूरज की रोशनी को उस पर पड़ा करके थोड़ा तिरछा कीजिए और तिरछा उस तरफ कीजिए जिधर बिल्कुल अंधेरा हो। तो जिधर बिल्कुल अंधेरा है जिधर आप तिरछा करेंगे तो देखेंगे कि सूरज की रोशनी दर्पण पर पड़ने के बाद उस अंधेरे भाग की ओर मुड़ जाती है और वहाँ भी उतना ही उजाला होता है जितना बाहर होता है। तो इसी ढंग से जब परावर्तित होती है तो चंद्रमा की खुद की अपनी रोशनी नहीं होती है, बल्कि चंद्रमा की जो रोशनी आती है वो क्या होते हैं, वह पृथ्वी पर पड़ जाती है। बराबर, वही इसीलिए हमको लगता है कि रात में चंद्रमा आता है तो उजाला होता है, तो उस पर चंद्रमा का उजाला नहीं होता बल्कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जाता है, चंद्रमा का उजाला जो होता है वह पृथ्वी पर आता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये सूर्य के सामने जो पृथ्वी है तो पृथ्वी पे क्या हो रहा है, आधा भाग, ये आधा भाग जो होता है वो क्या है, सूरज के उजाले में है। ये ऐसा है, ये उजाले में है, ऐसे किरणें जाएंगी, ये उजाले में है आधा भाग, और ये आधा भाग दिन है और आधा भाग रात है। ये आप बोल सकते हैं ये दिन और ये बोल सकते हैं आप रात, और ये हमारी। तो दिन के टाइम पर ये चंद्रमा है भी तो हमको उसका उजाला दिखेगा नहीं। मैंने पहले बोला कि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि दिन के समय में चंद्रमा या तारों का कोई प्रकाश पड़ेगा, यानी हमको उजाला कब दिखता है, रात में। तो रात में हमको दिखेगा तो ये रात वाले भाग, यानी इसका मतलब हमको प्रकाश कब दिखेगा, रात में। रात में उसके सामने होना चाहिए, लेकिन इन रात वालों के सामने ये मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे आ गया, बराबर, तो चंद्रमा यहाँ आ गया तो इसकी रोशनी क्या करेगी, इधर काट रही है, इसकी रोशनी इधर काट रही है और रात वालों को दिखेगा नहीं। यानी सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ के चंद्रमा के क्या हो रहा है, इस भाग पर, आधे भाग पर ही सूरज की रोशनी पड़ेगी, चंद्रमा के इस भाग पर आधे पर पड़ेगी और इधर रात वाले भाग पे जाएगी नहीं, और इधर अंधेरा, और ये रात वाला भाग इधर के सीन में दिखेगा। इसके लिए क्या होता है, इन लोगों को जो यहाँ रात वाले लोग हैं उनको चंद्रमा बिल्कुल दिखने वाला नहीं है, इसीलिए हमको उस दिन को क्या बोलेंगे, अमावस्या। अमावस्या से मतलब होता है कि जिस दिन पूरी रात चंद्रमा बिल्कुल भी ना दिखाई दे उसको हमको क्या बोलेंगे, अमावस्या बोलेंगे। लेकिन यही बात ये पृथ्वी पे दूसरी तरफ चंद्रमा है तो क्या होगा, ये भाग सूरज की रोशनी पर, ये भाग क्या रहेगा, उजाले में रहेगा, और ये उजाले का भाग जो होगा ये चंद्रमा पर आएगा, बराबर। ये रात वाला भाग यानी सूरज का प्रकाश जो है वह चंद्रमा पर पड़ेगा और चंद्रमा का फिर जो रात के भाग पड़ेंगे, और जिस दिन पूरा का पूरा दिखेगा चंद्रमा उसी दिन हम क्या बोलेंगे इसको, पूर्णिमा वाली रात। पूर्णिमा का मतलब होता है पूरा चाँद दिखना, बराबर, और अमावस्या का मतलब होता है बिल्कुल भी चाँद ना दिखना, बराबर। ये बिल्कुल भी चाँद क्या है, नहीं दिखता है, इस तरीके से बदलता रहता है। ओके, तो अमावस्या से पूर्णिमा तक, ये अमावस्या से पूर्णिमा तक जो होता है कुल जाने में 15 दिन लग जाते हैं, और फिर क्या होता है पूर्णिमा से वापस अमावस्या तक आने में क्या होता है, वापस 15 दिन लगता है। तो चंद्रमा से पूर्णिमा लग जाने में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, तो अंधेरे से क्या होता है, उजाले की ओर जा रहा है। इसी उजाले का 15 दिन के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं, बराबर, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और पूर्णिमा से अंधेरे की ओर जाने को ही हम 15 दिन के उस पीरियड को क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते हैं, बराबर। ये होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो ये यहाँ पे अभी सिर्फ अपने को इतना ध्यान में रखना है कि कब पूर्णिमा होती है और कब अमावस्या होती है और कहाँ पे क्या होता है। तो ध्यान में रखिए कि ये हमारी जब पृथ्वी है तो सूरज के सामने आधा भाग है, आधा पड़ता है तो दिन होता है, रात होता है, और चंद्रमा किसको ज़रूरत होती है, रात के वाले भाग को ज़रूरत होती है। और ये जो है चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो उसके इस आगे वाले भाग पर सूरज की रोशनी पड़ती, पीछे वाले भाग पर पड़ती नहीं, जो कि रात के सामने दिखता है, इसीलिए वहाँ पे बिल्कुल दिखता नहीं है, इसीलिए उस दिन अमावस्या होता है।
लेकिन उसके 15वें दिन वाली स्थिति में क्या होता है, चंद्रमा जो होता है इस तरफ आ जाता है, पृथ्वी जो होती है चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाते हैं, और बीच में आने की वजह से जो होते हैं चंद्रमा पर पृथ्वी का सूर्य का पूरा प्रकाश पड़ता है, और इसी वजह से पूरा प्रकाश पड़ने की वजह से पूरी तरह से पृथ्वी के अंधेरे वाले भाग में पूरी तरह से दिखता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं पूर्णिमा। और पूर्णिमा के बाद से चंद्रमा रोज थोड़ा थोड़ा कम होता है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक आने में 15 दिन लगता है। उस 15 दिन को हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और जब अमावस्या बिल्कुल नहीं दिखता तो हम उसको क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और ये भी पूरा 15 दिन लगता है। इसलिए एक महीने में ये 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, जिसको हम और अभी आगे बताते हैं आपको। अभी देखिए एक चंद्रमा की कला क्या होता है, बराबर। चंद्रमा की कला क्या होता है, तो मैंने बोला पहले से यदि ये पृथ्वी है, बराबर। पृथ्वी पृथ्वी है, मैंने पृथ्वी का अभी मैंने को बताया। एक तरफ क्या होता है, एक चंद्रमा, ये चंद्रमा छोटा होता है, और इधर चंद्रमा क्या होता है, इस तरीके से होता है, बराबर। ये दोनों ही चंद्रमा है। तो चंद्रमा पे क्या है, जब बिल्कुल भी मैंने बोला कि वो दिखता नहीं है, ये आधे भाग उजाला है, पूरा भाग अंधेरा होता है ना। ये उधर से दिखेगा तो यहाँ मान लीजिए अमावस्या, ये अमावस्या है। तो उसके अगले दिन क्या होगा, जब यहाँ तक वो पहुँचेगा, ये उसका सिर्फ आधा भाग ही लोगों को दिखेगा इधर, और इस ढंग से ये क्या करता है, यहाँ पर वो लगभग उसका आधे से ज़्यादा भाग, यानी इतना भाग यहाँ दिखता है, और ये यहाँ पहुँचेगा तो लगभग और काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, और यहाँ पे बिल्कुल भी कम भाग दिखेगा, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा दिखेगा, और यहाँ ये आधा दिखेगा। इस ढंग से यानी अमावस्या के बाद से क्या होगा, रोज़ कम होता है, उसे हम बोलेंगे पहला दिन प्रतिपदा, द्वितीय तृतीय ऐसा वो कम होता जाएगा। तो जब पूर्णिमा की ओर जा रहा है तो क्या करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा ये बढ़ता हुआ जाएगा, और यहाँ पे एक दिन क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा ये दिखेगा, बराबर। ये पूरा जिसमें से लगभग थोड़ा भाग है, ये वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरा दिखना शुरू हो जाएगा। ये अमावस्या है और ये पूर्णिमा है, बराबर। इसके बाद पूर्णिमा के बाद वह क्या होगा, रोज कम होएगा, तो जाहिर सी बात है कि इधर ये फिर आधा हो जाएगा, और इधर बहुत थोड़ा रहेगा, इधर और ज़्यादा दिखेगा, और इस ढंग से ऐसा इस ढंग से दिखता दिखता, और ये क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा। इस ढंग से देख रहे हैं। तो इधर से क्या होता है, अमावस्या के बाद से क्या होता है, अमावस्या को जब बिल्कुल भी नहीं दिखता है, और एक बीच में थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए दिखता है, इसे जब बढ़ते हुए अमावस्या के बाद वो पूर्णिमा की ओर जाता है, बराबर। ये पूर्णिमा की ओर जाता है, और ये पूर्णिमा से क्या होता है, अमावस्या की ओर आता है। तो जब थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, इसी थोड़े थोड़े से बढ़ने को ही हम क्या बोलेंगे, चंद्रमा की कला, बराबर। तो चंद्रमा की कला से, कला का मतलब वो होता है कि अपने आकार को रोज बदलना, बराबर। यहाँ अमावस्या के बाद से रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, उजाला की ओर बढ़ता है, इसीलिए हम इसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और इधर रोज पूर्णिमा के बाद से जो है घटता है, यानी घटने का मतलब होता है अंधेरा बढ़ता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और इसे चंद्रमा जब बिल्कुल भी न दिखे, इधर थोड़ा थोड़ा बढ़ना, और जब पूरा दिखे इससे क्या है, थोड़ा थोड़ा घटना, और इसे ही बढ़ने और घटने को ही जो है हम बोलते हैं चंद्रमा की कला बोलते हैं, बराबर। तो अमावस्या और पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब होता है जो पूरा महीना, यानी हमारे हिंदी या मराठी के जो महीने होते हैं उसी दिन वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, बराबर। और ये इनका जो पक्ष पीरियड होता है कभी कभी 14 दिन होते हैं, क्योंकि चंद्रमा
जो होता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए वो क्या होता है 29 दिन का ही समय लेता है, और 29 दिन में ये पूरा हो जाता है। जिसमें कभी कभी ये पीरियड जो होता है एक पक्ष जो होता है कभी कभी 15 दिन का होता है और कभी कभी 14 दिन का होता है। और यह 15 दिन और 14 दिन की वजह से हर महीना जो होता है 1 या 2 दिन कम होता जाता है, और ऐसे एक वर्ष में कुल जो होता है 10 दिन कम हो जाता है, और इस तरीके से 3 वर्ष में 30 दिन कम हो जाता है, और 3 वर्ष में एक अतिरिक्त मास जोड़ करके जिसे हम अधिमास बोलते हैं, और ये जोड़ करके क्या किया जाता है पूरा किया जाता है, तब जाकर के पूरा होता है। बराबर। और अभी हमारे जो हिंदू धर्म के त्यौहार होते हैं या और भी दूसरे धर्म के जो भी त्यौहार होते हैं, त्योहारों की स्थिति क्यों बदलती रहती है, ये भी बात बराबर। हमारे धर्म में सिर्फ मकर संक्रांति 14 जनवरी, बराबर, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, बराबर, मकर संक्रांति होती है। और यही एक त्यौहार क्या होता है फिक्स तारीख को है 14 जनवरी को, बाकी कोई भी त्यौहार जो है वो फिक्स नहीं है। उसकी वजह वही है, आप कैलेंडर लेकर के देखेंगे तो आपको हर त्यौहार जो आज जिस तारीख को है, जैसे अभी 15 अक्टूबर को दशहरा था, बराबर, 15 अक्टूबर को दशहरा था इस बार, 15 अक्टूबर 2021 को दशहरा था। ये दशहरा अगले साल कम से कम 10 दिन पीछे आएगा, यानी 5 अक्टूबर के आसपास हो जाएगा। तो 10 दिन पीछे होने की वजह क्या है? 10 दिन पीछे होने की वजह वही है चंद्रमा की गति। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, जो चक्कर लगाता है वो एक महीने में पूरे 30 दिन नहीं होते, सिर्फ 29 दिन ही होते। और उस 29 दिन की वजह से क्या होता है, हर महीने में ऐसे एक एक दिन घटे तो क्या होता है पूरे साल में 10-11 दिन कम हो जाता है। और उसी दिन को पूरा करने के लिए 3 साल के बाद अचानक फिर जो होता है एक अधिमास अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, और इसकी वजह से वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाता है। इसीलिए हमने कहा था त्यौहार वापस फिर बराबर पाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के जो भी त्यौहार होते हैं वह फिक्स इसलिए नहीं है, तो वह जो त्यौहार है वह चंद्रमा की गति पर बनाए गए, बराबर। और सिर्फ मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो सूर्य की गति पर बनाया गया, इसीलिए मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है। बाकी से हर त्यौहार जो होते हैं 10-10 दिन पीछे आते हैं। 3 साल ऐसा होता है, हर तीसरे साल वापस पहले की जगह आ जाते हैं, क्योंकि वह वहाँ पे लगा के कवर किया जाता है। ओके, अभी आप देखिए अधिमास और अधिवर्ष क्या है, ये देखेंगे, बराबर। अधिमास हमने बोला कि चंद्रमा एक महीने में क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में 29 दिन लेता है, यानी इसका मतलब हुआ कि एक महीना बराबर 29 दिन ही होता है। ये चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा की गति के हिसाब से एक महीना बराबर क्या होता है 29 दिन, बराबर। यदि एक महीना बराबर 29 दिन, आपको मालूम है एक वर्ष में हमारा हिंदी का भी कैलेंडर है उसमें भी 12 है, तो 12 महीना बराबर क्या होगा, 12 महीना बराबर है 29 गुणे 12, 29 गुणे 12 तो करेंगे जाएगा ये देख रहे हैं 348 दिन आएगा, बराबर। अब आपको मालूम है कि एक वर्ष बराबर कितना महीना होता है, आपको उसने बताया है। एक वर्ष बराबर जो होता है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है, 4 जुलाई है जिस दिन माना जाता है वो सब दूरस्थ स्थान पे किसी भी दिन लीजिए तो 365 दिन होता है, बराबर, 365 दिन होता है। और चंद्रमा की गति के अनुसार वो 29 दिन ही होता है, और 29 दिन 365 में से 348 दिन घटा दीजिए, देखिए कितने दिन का अंतर आता है। तो 348 ये 15 और ये 5 ये 7 और ये 1, बराबर, ये लगभग इधर से 17 दिन के आसपास हो जाता है। लेकिन ये 29 दिन बराबर एकदम पूरी तरह नहीं है, 28 दिन कुछ घंटे होता है, इसीलिए वो लगभग 11 दिन ही आता है, बराबर। तो एकदम पूरी तरह ये 29 दिन पूरा का पूरा नहीं होता है, बराबर। इसीलिए जब ये हर महीने हर साल इस ढंग से 11 दिन घटेगा तो 11 दिन का मतलब होता है 3 साल में क्या होगा, एक साल में जो होता है 11 दिन, फिर दूसरे साल में फिर 11 दिन, बराबर, और तीसरे साल फिर 11 दिन, और 11 दिन मिल करके कितना हो जाता है 33 दिन,
और 33 दिन जो होता है वो कम हो जाता है, बराबर, क्योंकि हर वर्ष 11-11 दिन कम होता है, तो 3 साल मिला करके 33 दिन कम होता है। एक्चुअल में ये भी 33 एग्जैक्ट पृथ्वी की चंद्रमा की गति है, वो अभी एग्जैक्ट आपके लिए नहीं बता पाना संभव है, आप छोटे समझने में 33 दिन होता है। इसीलिए तीसरे साल क्या किया जाता है, यानी आप यह समझ लीजिए कि लगभग चंद्रमा की गति के हिसाब से एक वर्ष बराबर जो होता है लगभग 354 दिन ही पड़ता है। ये 10 जो कम होता है तो ये क्या करेंगे, ये हर तीसरे माह तीसरे साल 1 महीना जो है 30 दिन अतिरिक्त जोड़ा जाता है, बराबर, तो उसमें 30 दिन अतिरिक्त जोड़ा जाएगा, तो वह जो है पूरा हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, अधिमास बोलेंगे, बराबर। अब अधिवर्ष क्या होता है, अधिवर्ष हमने आपको बता दिए हैं, अधिवर्ष और अधिमास जो हमने बता दिया कि सूर्य के जब पृथ्वी के हिसाब से बनाया गया तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसा चक्कर लगाती है, वो 365 दिन और 6 घंटा लेती है, बराबर। ये 365 दिन और 6 घंटे, बराबर, ये 365 दिन 6 घंटे पहला साल, तो दूसरा साल 365 दिन 6 घंटे, और तीसरा साल 365 दिन 6 घंटे, और चौथा साल भी 365 दिन और 6 घंटे, क्योंकि हर साल जो होता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगा जाते हैं, तो 365 दिन ही माना जाता है, 6 घंटे रखे जाते हैं। और चौथे साल क्या होता है, मिलके 6-6 घंटे मिलकर के 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे बराबर एक दिन होता है। जब ये चौथे साल 24 घंटा मिलकर के एक दिन होता है, इसीलिए प्लस एक दिन जोड़ दिया जाता है और इस तरीके से हो जाता है 366 दिन, बराबर। तो जिस वर्ष एक दिन बढ़ जाता है और फरवरी में बढ़ाया जाता है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर जो होता है पृथ्वी के सूर्य के हिसाब से बना हुआ, तो 366 होता है, और उसी 366 वाले दिन वाले वर्ष को अधिवर्ष बोला जाता है, बराबर। और बाकी दिन जो होते हैं वो सामान्य वर्ष बोले जाते हैं, सिर्फ वर्ष बोले जाते हैं। जब सामान्य वर्ष यानी जब वर्ष के 365 दिन होंगे उन्हें हम सामान्य वर्ष बोलेंगे, अब जब वर्ष 366 दिन के होंगे तो उसे हम अधिवर्ष बोलेंगे। और चंद्रमा के हिसाब से जो हमने बोला कि लगभग वो 28 दिन कुछ घंटे होते हैं, और पूरे वर्ष में लगभग 11 दिन के आसपास कम पड़ते हैं, तो 11 दिन हर साल कम होते हैं। 3 साल में जो होते हैं उसे पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, जिसे हम बोलते हैं अधिमास बोलते हैं, बराबर। इस तरह से फिर जो है चंद्रमा के फिर जो होते हैं महीने अपने आप बराबर हो जाते हैं, तो इसी को हम अधिवास हैं। तो ठीक है कि आज आपने जो सौर परिवार में आपने समझा कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, और दूसरे तारों की तरह सूर्य भी एक तारा है, लेकिन जो है सूर्य हमारे सबसे नज़दीक है, इसीलिए उसका उजाला हम तक ज़्यादा आता है, वह ज़्यादा चमकता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम ग्रह बोलते हैं, उसमें से हमारी पृथ्वी जो होती है नंबर 3 पर है, पृथ्वी हमारे 3 नंबर की ग्रह है। और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को हम उपग्रह बोलते हैं, और हमारे पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। एक ग्रह उपग्रह हुआ, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस लाइन पर रेखा पर चक्कर लगाती है उसे हम उसकी पृथ्वी की कक्षा बोलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद अपनी जगह पर घूमती है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैनिक गति बोलते हैं, और दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर पूरा चक्कर लगाती है उसे हम वार्षिक गति बोलते हैं, और वार्षिक गति के कारण हमारी ऋतुएं बदलती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु होती है, ये हमारी ऋतु होते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी के जब चक्कर लगाता है तो अभी अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, सीधा गोल होता नहीं। उसके चक्कर लगाने की वजह से क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर तो पहुंचता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी के अंधेरे वाले भाग में बिल्कुल भी नहीं पहुंचता। उस दिन को यानी ये कह लीजिए कि चंद्रमा का जिस दिन प्रकाश बिल्कुल भी नहीं धरती पर दिखता है उस दिन हम अमावस्या बोलते हैं, और जिस दिन चंद्रमा का पूरा प्रकाश दिखता है उस दिन हम उसको पूर्णिमा बोलते हैं। और चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जब बढ़ता है तो उसका रोज उजाला क्या होता है, बढ़ता जाता है, और उस उजाला के बढ़ने को 15 दिन या 14 दिन के पीरियड को दिन समय को हम क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और पूर्णिमा के बाद चंद्रमा रोज घटता जाता है,
यानी अंधेरे की ओर बढ़ता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते थे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। और अमावस्या से पूर्णिमा की ओर लगातार रोज बढ़ने को चंद्रमा का आकार बदलता है, और फिर पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाने पर चंद्रमा का लगातार घटता रहता है, उसे हमको क्या बोलते हैं, चंद्रमा की कला बोलते हैं, बराबर। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए लगभग 28 या 29 दिन लेती है। ये फिक्स नहीं है अभी आपके लिए, इसलिए हर महीने में क्या होता है, 1-2 दिन कम होता है, पूरे साल मिला करके 11 दिन कम हो जाता है, और ये 3 साल में लगभग 30 दिन के कम हो जाता है, और इसीलिए हर तीसरे साल क्या होता है, एक अतिरिक्त मास जोड़ करके पूरा किया जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, अधिमास बोलते हैं, बराबर। इसमें हम जो सौरमंडल में सिर्फ इतना ही है। ओके, धन्यवाद।